शादी से एक दिन पहले 4 लड़कों ने मेरी इज्जत लूट ली। मुझे अपनी मंगेतर पर बहुत भरोसा था और मैंने उसको बता दिया। लेकिन फिर उस रात मंगेतर ने बाहर बुलाकर उन्हीं लड़कों के साथ मेरी यह शादी मेरी पसंद की हो रही थी। मेरे मंगेतर मेरे पापा के दोस्त के बेटे थे। लड़के की माँ इस रिश्ते के खिलाफ थी क्योंकि वो अपनी बहन की बेटी लाना चाहती थी। लेकिन मेरे मंगेतर की जिद के आगे उन्हें घुटने टेकने पड़े थे। लेकिन उसके बावजूद भी उनका रवैया मेरे साथ रूखा सूखा सा था। मैं भी ज़्यादा इस बात को अपने ऊपर सवार नहीं करती थी क्योंकि मेरा मंगेतर मुझसे बहुत मोहब्बत करता था और यही चीज़ मेरे लिए काफ़ी था। शादी की तैयारियां पूरे जोर पर थी। मेरी खुशी मेरे चेहरे से ही मालूम हो रही थी। सब लोग ही मुझे बधाइयाँ दे रहे थे। मुझे पार्लर के लिए ले जा रहे थे क्योंकि मेरे एक हाथ की मेहंदी रह गई थी। मैं जब पार्लर के लिए निकलने लगी तो मेरी माँ मुझे कहने लगी, सालू बेटा तू अभी ना निकल, मेरा दिल ना जाने बहुत घबरा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला है। जबकि मैं उनकी बात को नज़रअंदाज करती हुई कहने लगी, अरे माँ तेरा दिमाग ख़राब है, मैं विदा हो रही हूँ ना, इसलिए तेरा दिल थोड़ा बेचैन हो रहा है। अब तू ज़्यादा ना सोच और मुझे जाने दे क्योंकि फिर मुझे वापस भी आना है और रात को फिर रात की रस्म भी है। मेरी माँ भी इस बात से सहमत नहीं थी कि मुझे देर हो रही है, लेकिन वह किसी भी सूरत मुझे ना भेजने पर बस थी। लेकिन मैं नहीं रुक सकती क्योंकि मुझे बहुत देर हो चुकी थी। मैं देर होने की वजह से अब उनके रवैये से झंझना रही थी क्योंकि मेरी अपॉइंटमेंट का टाइम निकलता जा रहा था और मेरी ज़्यादा जिद करने की वजह से मेरी माँ को मजबूरन मुझे भेजना पड़ा। मैं अपने भाई के साथ निकलने लगी, लेकिन एन उसी वक्त एक काम पड़ गया जिसकी वजह से उसे जाना पड़ा। अब मैं अपनी एक छोटी कज़न के साथ जा रही थी। वह रास्ता काफ़ी सुनसान था। मैंने अपनी कज़न का हाथ काफ़ी ज़ोर से पकड़ा हुआ था क्योंकि मुझे इस रास्ते से बहुत डर आता था। यहाँ पर अक्सर ही बहुत से आवारा लड़के बैठे रहते थे जो आने जाने वाली लड़कियों को बहुत ज़्यादा तंग करते थे। मुझे भी वह लोग कई बार सता चुके थे। इस वजह से मैं उन लोगों से बहुत ज़्यादा घबराती थी। मेरी मजबूरी थी, वरना मैं कभी भी वहाँ से ना गुजरती। मैं कभी भी इस रास्ते से गुजरना पसंद ही नहीं करती क्योंकि मेरे पार्लर का रास्ता इसी रास्ते से गुजर कर ही आता था। मैं अभी इसी सोच में जा रही थी कि अचानक ही 2 लड़के मेरे सामने आ गए। मेरा दिल खौफ के मारे बंद होने के करीब आ गया। मैं आज के दिन कोई भी ऐसी बदमस्ती की नहीं चाहती थी जो मेरे आने वाली ज़िंदगी पर असरअंदाज हो, इसलिए मैं उनको नज़रअंदाज करके साइड से निकलने लगी। लेकिन उससे पहले ही एक लड़के ने छेड़ते हुए कहा, अरे वो जाने मन, कहाँ जा रही हो? कभी हमें भी अपनी इस खूबसूरती को देखने का मौका दो। जबकि मेरे हाथ पांव बहुत बुरी तरीके से कांपने लगे थे। मैं फौरन ही उन लोगों के रास्ते से हटकर उनके बगल से निकलने की कोशिश करने लगी। उसी वक्त 2 लड़के मेरे सामने आ गए और वह भी मुझे छेड़ते हुए कहने लगे, अरे यार कल तो तुम्हारी शादी हो जाएगी, आज तो हमें अपनी इस खूबसूरती का मज़ा चखने दो। जबकि उन लोगों की बातों की वजह से मेरा दिल चाह रहा था कि मैं उन लोगों के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारूं। लेकिन कल मेरी शादी थी और आज अगर मैं यह सब तमाशे करती तो मेरे हक में ही यह सब कुछ बुरा हो जाता। इस वजह से मैं एक बार फिर उन लोगों के रास्ते से निकलने लगी। इससे पहले ही एक लड़के ने मेरा हाथ अपने हाथों से थाम लिया और यही मेरे गुस्से का ग्राफ आसमान को पहुंच गया था और गुस्से के कारण मेरा हाथ उठा था और गली के कोने तक मेरे थप्पड़ की आवाज़ आ गई थी। नाजुक हाथ का थप्पड़ इतनी ज़ोर से मैंने उसके गाल पर मारा था कि वह बिखर ही अपना सर दूसरी तरफ मुड़ने से रोक नहीं पाया था। मैं गुस्से में रोते हुए कहने लगी, अगर इतनी ही मर्दानगी है ना तो अपनी माँ और बहनों को जाकर दिखाओ। दूसरों की माँओं बहनों के ऊपर आवाज़ कसने से बेहतर होगा यह काम। जबकि मेरे थप्पड़ की वजह से वह लड़का आपे से बाहर हो गया और मुझे दबोचते हुए कहने लगा, आज तुझे अपनी मर्दानगी दिखाता हूँ कि मैं हूँ कौन। तूने आज बहुत बड़ी गलती की है मेरे ऊपर हाथ उठाने की। और यह बोलकर वह मुझे अपने कंधे पर डाल चुका था। जबकि मेरी वह कज़न जो मेरे साथ थी वहीं सब मंजर देखकर वहाँ से भाग गई थी। वह लोग मुझे अपने कंधे में डालकर ना जाने किस घर में ले गए थे। वह लड़के 4 थे जबकि मैं एक अकेली नाजुक लड़की
उनके हत्थे चढ़ चुकी थी। मैं किसी भी तौर पर वहाँ से भागना चाहती थी, लेकिन उन चारों हैवानों ने मेरे सारे रास्ते बंद कर दिए थे और एक एक करके मुझ पर हावी होना शुरू हो चुके थे। देखते ही देखते वो लोग मेरी इज्जत को तार तार कर चुके थे और मुझे किसी को भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा था। मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था। मेरा दिल चाह रहा था कि ज़मीन फटे और मैं उसमें समा जाऊं, क्योंकि मेरे पास अब कुछ नहीं बचा था। कल मेरी शादी होनी थी और आज मैं अपनी इज्जत गंवा चुकी थी। मैं लुटी पुटी हालत में अपने घर आई थी और मेरी यह हालत देखकर मेरी माँ का दिल बैठ गया। मैं उनके गले से लगी लगातार रो पड़ी, उनको अपने ऊपर बीती सारी दास्तान बता रही थी और मेरी माँ मुझे चुप कराते हुए कहने लगी, बस मेरी बेटी चुप हो जा, ऊपर वाला उन चारों को छोड़ेगा नहीं। बहुत से मेहमान घर के अंदर हैं, अगर तुझे इस हालत में किसी ने देख लिया तो बहुत बुरा होगा, हमारी इज्जत टके की भी नहीं रहेगी। चल अब तो अपने कमरे में अंदर चल और यह बात किसी को ना बताना। मेरी माँ की बात सही थी। मैं फौरन अपने कमरे के अंदर आ गई थी, लेकिन मेरा दिमाग बिल्कुल बुझ सा गया था। मेरे चेहरे पर जो खुशी की लहर थी वह सब कुछ मलिन पड़ चुकी थी। कमरे में आने के बाद मैं किसी भी तरह देखे बगैर बाथरूम में बंद हो गई थी और शावर के नीचे खड़ी होकर अपने जिस्म को रगड़ रगड़ के धोने की कोशिश करने लगी, क्योंकि उन हैवान के लम्स मुझे अपने जिस्म पर अभी भी महसूस हो रहे थे और मेरा दिल चाह रहा था कि मैं उसका लम्स अपने ऊपर से छुरी की मदद से हटा दूं, लेकिन यह नामुमकिन था। मेरा खुद को इतना रगड़ना, मेरे बदन लाल हो गया था। बाहर मेरी माँ बार बार मुझे बाहर आने के लिए बोल रही थी, लेकिन मुझ में इतनी हिम्मत नहीं बची थी कि मैं बाहर आकर अपनी माँ का सामना कर सकूं। मेरी हालत इतनी गैर हो गई थी कि मैं बाथरूम में गिरकर बेहोश हो चुकी थी। मेरी माँ ने मास्टर जी की मदद से दरवाज़ा खोला और मेरी यह हालत देखकर वह खुद भी रोने लगी। वो मुझे बहुत मुश्किल होश लेकर आई थी और बिस्तर पर लिटाकर कमरे से बाहर चली गई। थोड़ी देर के बाद मेरी संगीत की रस्म शुरू होने वाली थी और मेरी इज्जत बिल्कुल ख़राब हो चुकी थी। अचानक एक झटके से मेरी आँख खुली तो मैंने खुद को अपने कमरे के अंदर मौजूद पाया। काफ़ी देर तक तो मैं अपने कमरे को खाली खाली निगाहों से देखने लगी, लेकिन जैसे ही थोड़ी देर पहले हुआ सीन मेरी आंखों के सामने किसी फिल्म की तरह घूमने लगा, तो मुझे एकदम जैसे होश आ गया और मैं एक बार फिर बाथरूम के अंदर जाकर खुद के बदन को रगड़ रगड़ कर धोने लगी। मैं एकदम ही पागल सी हो गई थी। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं खुद को ख़त्म कर लूँ, लेकिन इतनी हिम्मत मुझ में नहीं थी कि मैं खुद को मार सकती। काफ़ी देर तक मैं एक ही चीज़ बार बार दोहरा रही थी और खुद के वजूद को रगड़ रगड़ के धोने की कोशिश करती रही। बाहर रखा हुआ मेरा मोबाइल फ़ोन बजने लगा तो मैं बाथरूम से बाहर आई। मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर मेरे मंगेतर का नाम जगमगा रहा था। मेरा दिल बैठने के करीब आ गया। जिस शख्स को मैं कल अपने जिस्म जान का मालिक बनाने वाली थी, जिस शख्स के लिए मैंने इतने साल से खुद के वजूद को संभाल के रखा था, एक पल में सब कुछ टूट गया था। मोबाइल की आवाज़ से मैं एकदम होश में आई थी और फ़ोन को यस करके कान से लगाने के बाद मैं हिचकियाँ से रोने लगी थी। दूसरी तरफ मौजूद मेरा मंगेतर मेरी हिचकियाँ की आवाज़ सुनकर हैरान हो चुका था। वो बार बार हेलो हेलो कह के मुझे मेरा हाल जानने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मुझ में इतनी ताकत नहीं थी कि मैं उसको अपने ऊपर बीती हुई दास्तां बताती। काफ़ी देर के बाद दिल हल्का हुआ करने के बाद जब उसने मुझसे एक बार फिर पूछा कि सालू बताओ, आखिर तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ है कि तुम रोए जा रही हो, तब मैंने उसको रोते हुए सारी दास्तान अपने ऊपर बीती हुई बता दी थी कि आज दोपहर के वक्त मेरे साथ क्या अनहोनी पेश आया था। जबकि मेरा मंगेतर यह सारी बातें सुनकर एकदम ही बदहवास हो चुका था। उसने मोबाइल बंद कर दिया था। जिस बात का मुझे डर था वह हो चुका था। मेरा मंगेतर मुझसे खपा हो गया था, तभी उसने अपना मोबाइल बंद कर दिया था। काफ़ी देर तक मैं मोबाइल फ़ोन को हाथ में लेकर रोती रही। थोड़ी देर के बाद अचानक मेरी माँ कमरे के अंदर आई और गुस्से से मुझे देखते हुए कहने लगी, तुमने अपने मंगेतर को क्या बताया है? जबकि मेरी आंखों में मेरे ख्वाब टूटने शुरू हो चुके थे। यानी मेरा मंगेतर मेरे घर आ चुका था और अब मेरी इज्जत कहीं की भी नहीं रहने वाली थी। मैंने अपनी माँ की तरफ डरी सहमी से देखा और उनको कहने लगी कि माँ, मैंने उसे सब बता दिया है, क्योंकि जिस इंसान के साथ
मैंने शादी करनी है। जिस इंसान के साथ मैंने अपनी एक नई ज़िंदगी शुरू करनी है उसे हकीकत मालूम होनी ही चाहिए। मेरी यह कहने की देर थी कि मेरी माँ ने मुझे जोरदार थप्पड़ मेरे सीधे गाल पर मार डाला और रोते हुए कहने लगी, दिमाग खराब है तुम्हारा? पागल औरत, कल तुम्हारी शादी थी और तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। तुम्हारा मंगेतर बाहर आया है, वह बार बार तुम्हारा पूछ रहा है मैं क्या करूं, मुझे बताओ। जबकि अब मैं भी डर भरे नज़रों से अपनी माँ को देख रही थी। मैं अपनी मंगेतर को सब कुछ बता चुकी थी, लेकिन मैं यह कहने के बाद अब डर रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। थोड़ी देर के बाद मैं अपनी माँ से उन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात कर रही थी कि अचानक ही मेरा मंगेतर कमरे का दरवाज़ा खोलकर कमरे में दाखिल हो गया। जबकि उसको कमरे में आता देखकर मैं हक्का बक्का हो चुकी थी। उसने मेरा हाथ थामा और घर से बाहर चला गया, जबकि मेरी माँ अरे अरे करती ही रह गई थी। लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं रुका था। मैं उसके साथ घसीटते हुए चलती जा रही थी और मैं बार बार उससे पूछ रही थी कि हम कहाँ जा रहे हैं, लेकिन उसने एक लफ्ज़ नहीं बोला था। उसने अपने होंठ बीचे हुए थे और मेरा दिल धड़कना भूल चुका था। हम लोग उस गली में आ गए थे जहाँ पर वह आवारा लड़के रोजाना खड़े होते थे, और आज भी वह मनहूस लड़के खड़े हुए थे और आते जाते लड़कियों को तंग कर रहे थे। उन लोगों ने जब मुझे मेरे मंगेतर के साथ देखा तो गाली बकते हुए एक बार फिर वो मेरी तरफ आ गए, लेकिन मेरा मंगेतर मेरे उनके रास्ते में खड़ा हो चुका था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ अब क्या होने वाला है। अचानक ही मेरे मंगेतर ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे उन लोगों के आगे कर दिया और खुद भी मेरे पीछे। मैंने बचपन से हमेशा अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ देखी थी। मैं अपने माँ बाप की एक ही बेटी थी और मेरे 3 भाई थे। उन तीनों भाइयों ने मुझे सराखों पर बिठाया हुआ और बचपन से ही मैं मेरे पापा के दोस्त के बेटे रंजीत से बेइंतहा मोहब्बत करती थी। रंजीत भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद करता था, लेकिन हमारी मोहब्बत और हमारी खुशियों को किसी की आग लग गई और उस आग की वजह से हमारा पूरा घर ही लपेट में आ चुका था। मेरी इज्जत खराब हो चुकी थी। वो लड़के हमेशा से ही दूसरी लड़कियों के साथ बदसलूकी करते आए थे। उन्होंने बहुत सी लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी और उन लड़कियों में अब मेरी भी शुमार होना था। मैं अपने कनीज के साथ मेहंदी लगवाने के लिए पार्लर जा रही थी, लेकिन इससे पहले ही मुझे उन जानिम लड़कों ने अपने रास्ते में दबोच लिया था और मेरी इज्जत को तार तार कर दिया था। मेरी माँ ने मुझे किसी को भी यह बताने से सख्ती से मना किया था, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने अपने मंगेतर को अपने ऊपर बीती हुई तमाम दास्तां से आगाह कर दिया था, क्योंकि मेरा यह मानना था कि जिस इंसान के साथ मुझे ज़िंदगी गुजारनी है उस इंसान को मेरी ज़िंदगी के बारे में सारी चीज़ें मालूम हो। लेकिन मैं यह नहीं जानती थी कि वह इंसान मेरे साथ क्या करने वाला है। मेरा मंगेतर मुझे घर से घसीटता हुआ उस नर्क में लेकर गया था जहाँ से मेरी बर्बादी शुरू हुई थी। उसने मुझे उन लोगों की तरफ फेंक दिया और खुद भी मेरे पीछे खड़ा हो गया। मैं खौफ के मारे वहाँ से भागना चाहती थी, लेकिन मेरा मंगेतर पीछे ही खड़ा हुआ था। वह मुझे 1 इंच भी हिलने नहीं दे रहा था। उसने गुस्से में आकर उन मर्दों की तरफ देखा और गरजते हुए कहने लगा कि अब दिखाओ अपनी मर्दानगी इसके ऊपर, मैं भी तो देखूं तुम लोगों में कितनी मर्दानगी है। जबकि यह बातें सुनकर मेरा दिल खौफ के मारे बंद होने के करीब आ गया। मैंने आंसू भरी नज़रों से अपने मंगेतर को देखा और उसको देखते हुए कहने लगी, मुझे कोई तमाशा नहीं लगाना है, मुझे घर जाना है। लेकिन वह मुझे 1 इंच भी हिलने नहीं दे रहा था, जबकि वह सारे मर्द मेरे मंगेतर की बात पर ठहाका मारकर लगातार हंसने लगे। कहने लगे, अच्छा तो तू है इसका रखवाला और तू हमसे इसकी हिफाजत करने के लिए आया है, जबकि मैं किसी भी तौर पर वहाँ से भागना चाहती थी। लेकिन मेरे मंगेतर ने मुझे इस तरह से पीछे से पकड़ा हुआ था कि मैं बिल्कुल भी हिल नहीं पा रही थी। मेरा मंगेतर उस आदमी की बात सुनकर कहने लगा, हाँ मैं हूँ इसका रखवाला और तू इसको हाथ लगाकर दिखा, तुझे बताता हूँ मर्दानगी किसको कहते हैं। यह सुनने की देर थी कि वह लड़का गुस्से से मेरा हाथ पकड़ता। एन उसी वक्त मेरे मंगेतर ने उसके हाथ पर अपने पास छुपी हुई बंदूक से फायर किया था और वो वहीं पर अपना हाथ लेकर बैठ चुका था। जब उसके पीछे खड़े हुए उसके तीनों दोस्त खौफ के मारे
2 कदम पीछे ले चुके थे, जबकि मैं भी डर के मारे अपने मुंह पर हाथ रख चुकी थी। मेरे मंगेतर ने मुझे पीछे किया और खुद उस आदमी के सामने आया और उसके जख्मी हाथ पर तेजाब लगाने लगा, जबकि पीछे मौजूद उसके तीनों दोस्त वहां से भाग चुके थे। मेरे मंगेतर ने उस लड़के के सर पर बंदूक रखी, वो भी टाइगर दबाता, इससे पहले कि मैं उसको आसमान की तरफ कर दिया था। मैं ऐसे किसी भी झमेले में नहीं पड़ना चाहती थी जिससे हमारी ज़िंदगी बदतर से बदतर हो जाती। मेरे ऊपर करने की देर थी कि वह लड़का जो दर्द से कराह रहा था वह फौरन ही अपना हाथ पकड़कर वहाँ से भाग गया। मैंने अपने मंगेतर को बहुत मुश्किल से काबू किया और उसको घसीट कर घर ले आई। वह अपने आप को मुझसे छुड़ाना चाहता था, लेकिन मैंने अपना हाथ पकड़कर उस पर मजबूत बना कर रखा था। मुझे बार बार बोल रहा था, सालू तुम मुझे छोड़ो, आज मैं इन सब का खून ही पी जाऊंगा। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी होने वाली बीवी की इज्जत पर हाथ डालने की। उसका यह रूप देखकर मैं अंदर तक कांप सी गई थी। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि रंजीत इस हद तक गुजर जाएगा। उसने घर आने के बाद मुझे बहुत हौसला दिया था और कहने लगा कि तुम्हें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तुम आज भी मुझे वैसी ही प्यारी हो जैसे थी। खबरदार जो तुमने कुछ भी उल्टा सीधा सोचने की या करने की कोशिश की। थोड़ी देर बाद संगीत शुरू हो गई। उसका ऐसे मान से कह देना ही मेरे लिए काफ़ी था। मेरी आंखों में आंसू भर आए थे। वह मुझे दिलासा दे के वहाँ से जा चुका था, जबकि कल मेरी बारात थी और मेरे दिलो दिमाग पर वही अनहोनी छाई हुई थी जिसने मेरी ज़िंदगी को तबाह कर दिया था। रात अपनी रफ्तार के मुताबिक गुजर रही थी। सुबह मेरे लिए एक नई ज़िंदगी लेकर आई थी। सुबह होती ही मुझे पार्लर भेज दिया गया था और मैं तैयार होकर डायरेक्ट हॉल में आई थी। मेरी शादी वहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से हो गई थी और मेरे ससुराल में आ गई। सबका रवैया मेरे साथ बहुत अच्छा था, सिवाय मेरी सास के। मेरे पति ने मुझे बहुत इज्जत और मान के साथ कमरे तक पहुँचाया था। खुद न जाने वह कहाँ गायब हो गया था। मैं काफ़ी देर तक उसका इंतज़ार करती रही, लेकिन वह रात के आधे पहर होने के बावजूद भी घर नहीं लौटा था और यही मुझे परेशानी में डाल रही थी। मैं अजीब अजीब से ख्यालात का शिकार होती जा रही थी। मैं भी उन्हीं सब चीज़ों के बारे में सोच रही थी कि मेरा पति कमरे में दाखिल हुआ और मुझसे कहने लगा कि मुझे थोड़ी देर हो गई, मैं किसी काम में अटक गया था। उसके साथ एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करनी थी। मेरे पति ने मुझे उस रात बहुत मान दिया था और मुझे हर अंदाज से यह एहसास दिलाया था कि मैं उसके लिए कितनी ज़्यादा अहम हूँ। मेरे लिए मेरी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा हसीन होती जा रही थी। मैं इस वक्त को भूलना नहीं चाहती थी जो मेरे साथ हुआ था। सुबह होती ही मेरी सास मेरे कमरे में आई और हम दोनों पति पत्नी को बाहर आने के लिए बोल दिया। नाश्ता वगैरह करने के बाद मेरे पति मेरे पास बैठे और कहा, सालू तुम भी सोच रही होगी मैंने तुम्हें मुँह दिखाई का गिफ्ट अभी तक नहीं दिया। जबकि यह बात हकीकत थी। मैं वाकई सोच रही थी कि उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे तैयार करके अपने साथ ले गए, जबकि मैं हैरान परेशान सी उसके साथ जाती जा रही थी। वो मुझे एक पुलिस स्टेशन के सामने लेकर गए थे, जबकि मैं अपने पति को हैरत भरी नज़रों से देख रही थी कि मेरी मुँह दिखाई का तोहफा यहाँ से कैसे मिलेगा। हम दोनों पुलिस स्टेशन के अंदर दाखिल हो गए थे और मेरे पति को देखते ही बहुत से पुलिस वाले खड़े हुए। वह सीधा बड़े अफसर के पास गए और उसने हाथ वगैरह मिलाया। उनसे सारे मामले के बारे में पूछने लगे कि वह लड़के कहाँ पर मौजूद हैं, जबकि एक बार फिर उन लड़कों का जिक्र सुनकर मेरे जिस्म पर कपकपी सी हो गई थी। मेरा खौफ के मारे दिल बंद होने के करीब आ गया था। मैंने डर के मारे अपने पति का बाजू थाम लिया था। मेरे पति को जब यह महसूस हुआ कि मैं डर रही हूँ तो उसने अपना हाथ मेरे हाथ पर रख के मुझे दिलासा दिया और कहने लगा, तुम्हें घबराने या डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ और इन लोगों का अंजाम तुम्हें दिखाने के लिए लाया हूँ। तुम्हें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ी देर के बाद ऐसा हुआ कि हम लोग पुलिस स्टेशन के अंदर आ गए थे और वहाँ मौजूद उन चारों लड़कों की दुर्गत पुलिस ने इतनी बुरी बनाई हुई थी कि मैं जिसकी कोई हद नहीं थी। उन लोगों को इस हाल में देख के मेरे दिल पर ठंडी फुहार पड़ रही थी। आज उन लोगों को ऊपर वाले ने सज़ा भी दे दिया था। हम लोग वापस घर आए। मेरी ज़िंदगी धीरे धीरे बदलने लगी और हम दोनों अपनी ज़िंदगी में खुशियों के रंग बिखेरते चले गए। ऊपर वाले ने कुछ सालों के बाद मुझे चांद सा बेटा दिया था, जिसके साथ में
मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। आशा करती हूँ दोस्तों आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई तो कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और ऐसे ही कहानी सुनने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए।